गांव, ग्रामीण और गरीबों के रोजगार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सराहनीय योजना मनरेगा रही है। 86,000 करोड़ का सालाना बजट और 58% महिलाओं की सहभागिता वाले इस कार्यक्रम की जगह सरकार बीबीजी रामजी बिल 2025 लेकर आई है। 16 दिसंबर को लोकसभा और 17-18 दिसंबर के दरमियानी रात तकरीबन 1:30 बजे राज्यसभा से पारित ये बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इस बिल के जरिए जिस तरह ग्रामीण रोजगार के कुल खर्च का 40% बोझ अब राज्यों पर डाला गया है, उसे देश का सबसे गरीब राज्य झारखंड बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश में पहली बार किसी राज्य में इस बिल के खिलाफ राज्यव्यापी बंद का आह्वान जेएमएम ने किया है। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो गरीब राज्य झारखंड के लिए मनरेगा सबसे अहम कानून है। इस कानून के जरिए राज्य में हर साल 12 करोड़ श्रम दिवस की गारंटी मिलती है। राज्य सरकार इस कानून के तहत मजदूरों को एक दिन के काम का 245 रुपए के हिसाब से भुगतान करती है और ऊपर से अपने फंड से 27 रुपए का बोनस भी देती है। यह सब अब नए रामजी बिल के तहत बदलने वाला है। लिहाजा विपक्ष शासित झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान कर दिया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है, जिनके दस्तखत और गजट में प्रकाशन के साथ ही ये देश का कानून बन जाएगा। सरकार का दावा है कि पहले ग्रामीण के लिए महज 100 दिन रोजगार की व्यवस्था थी, जो अब बढ़कर 125 दिन हो गया है। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में इस बिल का जमकर विरोध हो रहा है। झारखंड की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने बिल के विरोध में शनिवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। पार्टी का आरोप है कि ये बिल कानून बना तो रोजगार की नहीं, बेरोजगारी की गारंटी होगा। जो मजदूर का जो एक ही सीजन आता है जब वो अपना मजदूरी के लिए मोल भाव करता है, वह है उसका जो एग्रीकल्चर जो टाइम है, जो कृषि का समय है उस वक्त। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, आपको बहुत हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर मजदूर कम है और खेत बड़े हैं, वहाँ पर मजदूरों को उनके मोल भाव से उनका थोड़ा पारिश्रमिक बढ़ जाता था। अब उन दिनों पे ये रोक लगा दिया गया कि हम 60 दिनों तक काम देंगे ही नहीं। ऐसा कोई योजना होता है क्या? रोजगार की गारंटी कहकर आप कह रहे हैं मैं 60 दिन तो मैं बेरोजगार बनाऊंगा ही, तो ये कौन सी गारंटी है? बेरोजगारी की गारंटी। कांग्रेस तो शुरू से ही राम जी का विरोध कर रही थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इस योजना का नाम ही नहीं बदला, बल्कि मजदूरों की कमर तोड़ने का काम किया है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्द इस अहंकारी सरकार को जनता सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। देखिए, मनरेगा का नाम बदलना स्वाभाविक तौर पे ये गांधी के आदर्शों को खत्म करना है, गांधी के सिद्धांतों को खत्म करना है। क्योंकि मनरेगा यूपीए सरकार की एक ऐसी जन योजना थी जिससे गरीबों को उसके 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने सिर्फ नाम नहीं बदला, बल्कि उस रोजगार को ही खत्म कर दिया। गांव की अर्थव्यवस्था की कमर केंद्र की सरकार ने तोड़ दी और आज यही कारण है कि पूरा देश मनरेगा के समर्थन में सड़कों पे है। क्योंकि ये अहंकारी सरकार, ये अहंकारी सत्ता गांधी के देश से, गांधी के नामों को समाप्त करना चाहती है। गरीबों को इस राज्य से और देश से पूरी तरह उनके हक और अधिकार से वंचित करना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि बापू हमारे आदर्श है, प्रेरणा है। इस बिल में बापू के सामाजिक विचारों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने पहले महात्मा गांधी का नाम नरेगा में जोड़ा भी नहीं था। जब चुनाव आया तब 2009 में जाकर उन्होंने महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया। मनरेगा में कितने घोटाले हुए हैं कांग्रेस जेएमएम जानती है।
देखिए, केंद्र सरकार ने जब स्पेशल ऑडिट किया तो पूरे के पूरे देश में 27 लाख फर्जी लोग मनरेगा के तहत इनरोल्ड पाए गए। यानी कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू से मनरेगा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और झारखंड के अंदर में खास करके मनरेगा करप्शन की जो पोस्टर गर्ल थी उनको इन्होंने कंप्लीट सपोर्ट किया। वर्तमान में उनको सरकार में इंटीग्रेट भी कर दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मनरेगा 2005 में लॉन्च हुआ था। क्या कांग्रेस पार्टी यह कहना चाहती है, जेएमएम यह कहना चाहती है कि पिछले 20 सालों में भारत के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए नए तरीके से नए कानून को लाया गया है और पूरे के पूरे देश में इनका समर्थन है। पर उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो मनरेगा के नाम पर हमेशा करप्शन करते थे। मनरेगा केंद्र सरकार की योजना थी। नए विधेयक में से केंद्र और राज्य की योजना बनाया गया है। पहले मजदूरों के लिए 100 दिन काम की गारंटी थी। अब काम की गारंटी सिर्फ केंद्र के नोटिफाइड एरिया में ही होगी। अब तक मजदूरों को मिलने वाली दिहाड़ी का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी। अब 60% केंद्र, 40% खर्च का बोझ राज्यों पर डाला गया है। पहले मजदूरों को साल भर काम मांगने का हक था। अब खेती के 2 महीने में नरेगा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनरेगा की योजना ग्राम सभा अब तक बना रही थी। अब यह हक केंद्र सरकार का होगा, जो हर एक राज्य के लिए बजट तय करेंगे। तो कुल मिलाकर जी राम जी के विरोध में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस पहले से ही इस योजना का विरोध कर रही थी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केवल इस योजना का नाम बदला गया या फिर इस योजना को ही बदल के रख दिया गया। चूँकि विपक्ष लगातार यही आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है कि इस योजना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। अब ये योजना रोजगार देने की गारंटी नहीं होगी बल्कि बेरोजगारी की गारंटी होगी। ऐसे में अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब के बीच यह योजना मजदूरों के लिए कितना लाभकारी साबित होगा। सहयोगी गुड्डू के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जी राम जी रखा गया और जो विपक्ष का आरोप है कि इसके प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस पहले से मुखर है और सबसे पहले एक कदम आगे बढ़ते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान कर दिया है। इससे माफ कीजिएगा, धरना का आह्वान किया है। जेएमएम धरना देगी और अपना विरोध दर्ज करेगी। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। पहले अपने मेहमानों का हम तारुफ कराएंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अख्तर अली साहब है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब। सागर कुमार है, जेडीयू के नेता, सागर साहब बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी हैं, बीजेपी के नेता, मृत्युंजय जी बहुत स्वागत है आपका। और क्षितिज मिश्रा है आरजेडी से, क्षितिज जी आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम विपक्ष से ही। बीजेपी के प्रवक्ता है मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी, कांग्रेस विरोध कर रही थी नाम बदलने को लेकर, प्रावधानों में बदलाव को लेकर। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कल विरोध प्रदर्शन के लिए जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस बदलाव की मुखालफत करेंगे। सबसे पहले शाहरुख जी, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जो विरोध है वो किस चीज के विरोध में। अगर आप सिर्फ नाम बदलने की बात करते हैं तो नाम बदलने पे तो हास्यास्पद हो जाएगा आपका विरोध करना, विशेष करके कांग्रेस का, क्योंकि 2013 का आरटीआई है इनफैक्ट कि देश के 450 स्कीम, बिल्डिंग, प्रोग्राम्स का नाम किनके नाम पर है? सिर्फ 3 लोगों के नाम पर, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। बाकी प्रधानमंत्रियों को तो छोड़ दिया, मान लीजिए मोरारजी देसाई विपक्ष के थे, चंद्रशेखर विपक्ष के थे, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर क्यों नहीं रख दिया आपने स्कीम्स का नाम? पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर एक भी नहीं है इनफैक्ट। अरे वो सब भी छोड़ दीजिए, बस कंपेयर कर लीजिए। महात्मा गांधी के अभी बहुत कह रहे थे कि हम बहुत प्रेम करते हैं। जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थे 2012 के अंतर्गत 58, उसमें से 27 फिर से इन तीनों के नाम पर, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और महात्मा गांधी के नाम पर कितने? 4। शाहरुख जी, तो ऐसे लोग जब बात करें, जब नाम बदलने की और महात्मा गांधी की, तो बहुत हास्यास्पद है। जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहीं पे 2-3 महीने पहले क्या हुआ था आपको याद होगा। उन अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इस राज्य को बनाया, जो भारत रत्न है, देश के प्रधानमंत्री रहे, इतने बड़े राष्ट्रवादी, एक तरह से आप बोलते हैं राष्ट्र के फिगर हैं, उनका नाम बदल, उनके नाम पर जो स्कीम थी उसको बदल के इन्होंने मदर टेरेसा के नाम पर जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनको कर दिया। और ये लोग बात करें तो हास्यास्पद है। अब आते हैं स्कीम की डिटेल्स पर। शरद जी, स्कीम्स कभी भी आती हैं तो
जब जब जैसे जैसे उसमें इंप्रूवमेंट होता है या उसमें कुछ खामियां दिखती है, सीजी के ऑडिट्स आते हैं, तो उसको इंप्रूव किया जाता है। आप लेके आए थे मनरेगा, इनफैक्ट मनरेगा नहीं, नरेगा लेके आए थे अब 2005 में। और सबसे पहले अगर नाम का दुरुपयोग किसी ने किया तो आपने 2009 के चुनाव के पहले उसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया ताकि आपको चुनावों में फायदा हो। आप जब 2014 में गए, हमने उसे बंद नहीं किया, आप ध्यान रखिए। आप अगर सिर्फ कंपेयर करेंगे तो इन्होंने 2.13 लाख करोड़ उस पर एलोकेट किया अपने 10 वर्षों के शासनकाल में। हमने 8.5 लाख करोड़ किया, 4 गुना से ज्यादा। इन्होंने कितना मैंडेज का उसमें रोजगार जनरेट किया? 1.11 करोड़ मैंडेज का, हमने करीब 2.5 करोड़ मैंडेज का। यह डिफरेंस है। इनका हाईएस्ट एलोकेशन था 2014 में 33,000 करोड़ का, हमारा इस बार का 86,000 करोड़ है, करीब 3 गुना। तो हम लोगों ने उसको बंद नहीं किया, हम लोगों ने उसे कमतर नहीं किया, हम लोगों ने उसे बढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने और क्या किया? हम लोगों ने 2015 में उसमें डीबीटी किया। हमें सबसे बड़ा यह प्रॉब्लम दिखा कि जो मजदूरी मजदूरों को मिलनी चाहिए वो ज्यादातर ठेकेदार अपने पास रख लेते थे, क्योंकि उनके हाथ से वो कैश ट्रांसफर्स होते थे। तो सबके अकाउंट खुलवाए गए। आपको याद होगा जब जनधन योजना के अंदर अकाउंट्स खुलवाए जा रहे थे तो कितना मजाक उड़ाते थे कांग्रेस वाले। और उसके बाद देखिए आज देश को सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो उसी से हुआ। उसके बाद हमने डीबीटी लाया, मजदूरों के खातों में पैसे जाने लगे। 2016 में फिर हमने क्या किया? हमने जियो टैगिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि कई बार जो एसेट्स बनते थे क्या होते थे, आपने देखा है गांव में, वो डोभा बनता है, वो मिट्टी कोड़ दी हमने, वहां पे छोटा सा तालाब बन गया, 3 साल में वही भर गया, 3 साल में फिर वहीं पे डोभा बन गया। कई बार तो डोभा बनता भी नहीं है और जाके जिला परिषद से उसके पैसे ले लिए जाते थे। तो जियो टैगिंग स्टार्ट की गई कि कहां पे कौन सा एसेट बना है और उसके सारे डिटेल्स, उसमें कितने लोग बने हैं, लगे थे, उसमें कितना पैसा लगा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, सारे हमने उसको जियो टैग करना स्टार्ट किया कि एक क्लिक पे सारे डिटेल्स मिलना स्टार्ट हो। तो ऐसे आप इंप्रूव करते हैं किसी भी स्कीम को। तो इंप्रूवमेंट्स के दौरान जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रिवैम्प भी करना होता है। 20 वर्ष के बाद भी अगर आप एक ही स्कीम को चलाते रहेंगे, इसका मतलब इनएफिशिएंसीज आएंगी उनमें, और इसीलिए स्कीम को अपडेट करके वीबी जीराम जी की गई। अब कहा जा रहा है कि जो भी एसेट्स, सबसे पहले इनफैक्ट सुप्रियोदा बोल रहे थे कि कमर तोड़ दी गई। जो 100 दिन का सबसे पहले गारंटी था रोजगार का, उसको 125 कर दिया गया। इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। क्या कहा गया? कहा गया कि जो खेती का सीजन है, फसल का सीजन है, उन 60 दिनों में, सिर्फ उन 60 दिनों में इसको नहीं यूज किया जाए। क्यों नहीं यूज किया जाए? क्योंकि आप इसका फिर से इसका इनिशियल पढ़िए, मनरेगा क्यों आया था? वो आया था ऑगमेंट करने के लिए रूरल इकोनॉमी को, कि जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाए, ना कि इसलिए कि जब खेती की सीजन हो तो इकोनॉमी को आप तोड़ दें। इनफैक्ट शरद पवार का लेटर है 2011 में प्रधानमंत्री को किसकी खेती के सीजन में इसको बंद किया जाए, तो इन्हीं के खुद के नेता वो लिख चुके हैं। तो वो 60 दिन छोड़ के अब कहा जा रहा है कि 100 नहीं 125 दिन का हम रोजगार देंगे। और क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो एसेट्स बने वो ड्यूरेबल एसेट्स हो, लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स हो, और जो ब्रॉडर गोल है सरकार का उसके अंतर्गत हो। ये नहीं, आप इनफैक्ट एक सिंपल सर्च कर लीजिए आप शारिफ जी, ज्यादातर मनरेगा में क्या भ्रष्टाचार होता है? मिट्टी मुरम के काम को डाल दिया जाता है, सारे अनएक्सेप्टेबल काम होते हैं और उसके नाम पर पैसों की उगाही कर ली जाती है। अब कहा जा रहा है ये जो सारे काम हो इंटीग्रेट हो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क में, जो लार्जर गवर्नमेंट के पीएम गति शक्ति है, इस प्रकार के प्रोग्राम्स है, उसके अंदर इंटीग्रेट हो, तो पूरी इकोनॉमी को उससे बूस्ट मिलेगा। और इसलिए जब इस प्रकार की एक स्कीम लाई जाती है, जब आप देश को आगे एक विकसित भारत 2037 के माध्यम से जब आप उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नंबर्स कहते हैं कि आपके पैसे का एलोकेशन ज्यादा है, मैंडेज वर्क ज्यादा है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है, हास्यास्पद है। फिर चलिए सागर का रुक, सागर जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं और जो अजय शाह जी की हमने बाइट चलाई थी उसमें उन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार बहुत मनरेगा में है, वो खत्म होगा। मृत्युंजय जी ने भी उसका जिक्र भी किया कि जियो टैगिंग हम कराए, डिजिटल अटेंडेंस कराए, आधार से बैंक को लिंक किया। तो आप लोगों ने तो वो जो भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं उसको आपने समझ के, जब आप सत्ता में आए, आप लोग सत्ता में आए, तो उसको समझ के आप लोगों ने उसको काटने की भी कोशिश की। तो क्या वो आप लोगों का कदम नाकाफी रहे कि फिर इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा? देखिए, मनरेगा के स्थान पर जीराम जी बिल को लाया गया है और इसके लिए संसद में चर्चा भी हुई है और तमाम दलों की अलग अलग, इसमें विपक्ष के लोगों की अलग राय है और सत्ता पक्ष के लोगों की अलग राय है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि इस नए विधेयक के आने से अगर लागू इसको केंद्र सरकार करती है तो 8 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पूरे देश में लाभ होने वाला है। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि पहले 100 दिनों का गारंटी था कार्य का और अब 125 दिनों के कार्य की गारंटी है। तो हमको लगता है कि इससे निश्चित रूप से एक जो ग्रामीण लोग हैं और जो श्रमिक परिवार के लोग हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जो विपक्ष
इसका विरोध कर रहा है। यह विरोध महज इसलिए है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, और यह इसमें केवल नाम नहीं बदला गया है, आप देखेंगे कि कई प्रावधान भी बदले गए हैं। 15 दिनों के अंदर जो कार्य करने के बाद 15 दिनों के अंदर उसके भुगतान की गारंटी भी है, और 15 दिनों तक अगर कार्य नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी इसमें प्रावधान किया गया है। और जो योजनाएं चलेंगी उसमें केंद्र और राज्य का आधा आधा खर्च के वहन करते हुए चलेगा। और हमको ये आपको अपडेट कर दे, कानूनी अधिकार नहीं है बेरोजगारी भत्ता का, जो अगर उतने दिन काम नहीं मिलेगा आपको, तो जो पहले प्रावधान था कि बेरोजगारी भत्ता का, वो कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक है, वो अधिकार नहीं हुए, लेकिन इसमें जो बिल के बारे में जो हमने पढ़ा है, हमने वो बताया आपको। नहीं होगा तो वो नहीं किया जाएगा, जो नहीं होगा। और 2047 का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है भारत की सरकार का, उस दिशा में हमको लगता है ये एक पहल है। और मुझे बस इतना ही कहना है कि जो इसमें जो राम जी, जो ये शब्द जुड़ गया राम जी, इसी का विरोध विपक्ष को है। अगर इसमें राम का जिक्र नहीं होता तो कोई विरोध नहीं होता। इन लोगों को भी मालूम है, विपक्ष के लोगों को भी, कि काफ़ी सराहनीय है ये विधेयक, और इसमें जो परिवर्तन हुआ है इससे श्रमिक परिवारों को फ़ायदा होगा, मजदूरों को फ़ायदा होगा। और आप जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, उसके शिल्पकार हमारे श्रमिक भाई हैं, तो उन्हीं के कल्याण के लिए इस बिल को लाया गया है। लेकिन चूंकि इसमें राम जी का जिक्र है और यह लोग राम जी के चलते इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी भी राम के आदर्शों पर चलते थे, तो हमको नहीं लगता है कि इस नाम से कोई बहुत आपत्ति विपक्ष के लोगों को होना चाहिए। नहीं, प्रावधानों पे आपत्ति है, राम जी के नाम पर आपत्ति नहीं। हमने कहा शारिक जी, हमने कहा कि प्रावधान बहुत बेहतर भारत की सरकार ने किए हैं, जो परिवर्तन किए हैं, इससे जो चलिए परिवर्तन जो आया उस पर भी हम आएंगे, पॉइंट वाइज आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, देखिए जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि भाई राम जी के नाम से आपत्ति है, हालांकि हम लोग प्रावधानों पे ज्यादा जा रहे हैं, प्रावधानों पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस रूप में देख रहे हैं? आप लोगों के आरोप पर एक और आरोप लग रहा है। देखिए शारिक, वीवी ग्राम जी, ये जो नया राम जी, नहीं, मेरे राम किसी से रोजगार नहीं छीन सकते थे। राम जी तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, ये लोग ग्राम जी भी बोल सकते थे। वीवी ग्राम जी योजना, राम क्यों बोला गया? राम इसलिए बोला गया, इसको राम, और वो जो थोड़ा थोड़ा जो फासला इसलिए दिया गया ताकि लोगों के बीच में इन चीजों को रखा जाए, उनकी ध्यान को भटकाया जाए, और खुद उसके नीचे जो है वो बदलाव किया जाए। सबसे पहला तो आपने क्या इस गारंटी 125 दिनों की गारंटी है? कानूनी गारंटी है क्या इसमें? सागर भाई इसका जवाब देंगे। आपने 125 दिन किया, इस बात को आपने कहा, क्या इनको पता होना चाहिए कि पिछले 23-24 में 52 दिनों तक रोजगार दिया गया था प्रत्येक परिवार। वो 2022-23 में 47 दिनों तक दिया गया था, 2021-22 में 50 दिनों तक दिया गया है, 2020-21 में 51 दिनों तक। आप तो 100 दिनों तक का रोजगार नहीं दे पाए थे, और 60 दिनों का ये पहला कोई ऐसा योजना है जिसमें कि रोजगार ना देने की गारंटी है। आपको पता है कि आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल कृषि में। 12 करोड़ 16 लाख रजिस्टर्ड, उससे ज्यादा मजदूर को उस समय में बेरोजगार कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि कम लोगों की अब खेती में जरूरत। सारिक जी आप बताइए बेसिक सी बात कि आज क्या कटाई में उतने लोगों की आवश्यकता होती है? पहले हम देखते थे कि लोग धान पीटते थे, क्या अब एक भी आदमी धान पीटता है? क्या नहीं पीटता। क्यों? क्योंकि मशीन आ गया है, और मशीन से सस्ता पड़ता है, वो यूज करते हैं, कम लोगों की जरूरत होगी। इससे क्या होगी कि मजदूरी घटेगी, ज्यादा लोग वहां बेरोजगार रहेंगे। उतने दिनों तक, 60 दिनों तक लोग जो कि रोज कमाते थे, रोज खाते थे, जो मजदूर, उनका क्या होगा? इसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने मजदूरों से पूछा कि क्या आपको कानून बदलना है? आपने कितने मजदूरों से ये बात किया कि आपको क्या इस तरह की प्रावधान की आवश्यकताएं हैं? हमने पहले सुना था कि राजा सुनाते थे अपना हुक्म और जनता मानता था। आज पहली बार देख रहे हैं कि राजा, लोकतंत्र में राजा हुक्म चला रहा है और जनता को मानना पड़ रहा है। सारिक जी, मुझे याद आता है वो 3 काले कृषि कानून, 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर में। क्या क्या नहीं कहा गया उनको? तालिबानी कहा गया उनको, आतंकवादी कहा गया उनको, गुंडे कहा गया उनको, और उनको बैठाया रखा गया दिल्ली के बॉर्डर पर कटीले तार के नीचे।
उनके पैरों में कांटी गड़े और सरकार और प्रधानमंत्री कुछ दिनों के बाद 700 किसानों की शहादत के बाद माफी मांगते हैं और यह फिर वही होने वाला है। क्यों? क्योंकि किसानों से भी नहीं पूछा गया था और ना ही मजदूरों से पूछा गया है। 12 दिनों की कार्य दिवस थी ना शीतकालीन सत्र का, आपने पहले क्यों नहीं लाया? छुपा करके आखिरी दिनों में हमारे सांसद रात के 1:30 बजे तक इस पर चर्चा करते रहे। महज 14 घंटा मिला था चर्चा को, वो लगे रहे। उन्होंने कहा कि संसदीय टीम को इसको भेजा जाए और पहले जो 2004 में बनाया गया था, साल भर उस पर काम हुआ था, इसके बाद उसको लागू किया गया था। आप हमें बताइए किस किस आपने मजदूर से यह पूछा था? मजदूरों को अभी तक नहीं पता होगा कि उनकी हक, उनके हकूक सबको छीना गया है। यह योजना है, कानून को छीन के योजना थमा दिया गया। आप 100 दिन रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, आप 125 दिन बढ़ा दिए। और वो राज्यों का क्या होगा सारिक जी, जिस राज्यों पे आपने एक अतिरिक्त बोझ दे दिया? अतिरिक्त बोझ देने का क्या कारण था? आप ये बताइए ना कि बंगाल में पहले वहां के जो मजदूर थे, वहां की सरकार हाईकोर्ट में अपना वो जीती और कहा गया हाईकोर्ट से कि केंद्र को इनका पैसा देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र चली गई, सुप्रीम कोर्ट से वो 2022 में दिए और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आप केंद्र के अंदर ग्राम की जितनी ताकत थी, राज्यों की जो ताकत थी, वो केंद्र पर दे दिया गया। और सवाल फिर वहीं आता है, इन्होंने कहा नाम बदल दिया गया तो नाम से चिंता हो गया, इनको दिक्कत हो गई। राम से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन हराम में भी राम है तो उससे परहेज है। हराम का मतलब हराम ही होता है, राम नहीं। कहीं भी राम घुसा देना। इन्होंने कहा नाम बदलने की बात, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा था। पहली बार सुन रहे हैं सरकार भ्रष्टाचार हो रहा है तो डर करके योजना बदल दे रही है, कानून बदल दे रही है। इसका मतलब कि कल को आप रुपया को डॉलर कह दीजिएगा, बेरोजगारी को रोजगार कह दीजिएगा, बदल दीजिए नाम, महंगाई को सस्ता कह दीजिएगा। क्यों? क्योंकि नाम बदल देने से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, आप अपनी नाकामी नहीं बता रहे, क्या भ्रष्टाचार को रोकिए ना। आएंगे आपके पास। जो अख्तर अली साहब का रुख करते हैं, रोजगार का कानूनी अधिकार था, अब योजना आधारित गारंटी की बात हो रही है जिसका जिक्र क्षितिज भी कर रहे हैं। शायद इसी सब चीज़ों से आप लोगों को आपत्ति है अख्तर साहब? देखिए सारिक जी, नाम का शोर और काम का चोर। आज केंद्र सरकार एक भयंकर बीमारी से जूझ रही है और उस बीमारी का नाम है नामांकन का नशा। आज ये जो नामांकन किया गया है, ये अपने सरकारी विफलताओं को छिपाने के लिए, मजदूरों का पैसा जो बचा हुआ है, बकाया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, राज्यों का जो पैसा बकाया है 10,000 करोड़ रुपया, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने नामांकन लेकर के आए। अब आप बताइए सारिक जी कि नामांकन, ये लोग फोकस किधर कर रहे हैं कि नामांकन से इन लोगों को आपत्ति है। अरे हमें नामांकन से क्या आपत्ति है? आप नाम राम के नाम पे लाए थे, कुछ अच्छा योजना ले आते। महात्मा गांधी, उस महात्मा गांधी जो गांव के विकास के लिए सोचते थे, उसकी जीवन समर्पित थी, उसके नाम से ये योजना थी। अगर आपको अगर कुछ अच्छा ही करना था राम जी के नाम पे तो कोई नया योजना ले आते। अब तक जितना योजना देख लीजिए इन लोगों की, जो भी केंद्र की हमारी यूपीए सरकार की चलती थी, उसकी नामांकन करके ही ये लोग योजना चला रहे हैं। अपना कुछ नहीं है। अगर अपना कुछ चलाना है तो नोटबंदी पे कुछ नाम रख देते कि नोटबंदी इन्होंने किया था, नोटबंदी का एक नाम रख देते। और काला कृषि कानून जो लाए थे इन्होंने, किस तरह से पीछा जो भाई जो बताए थे पीछे हटे थे। तो ये देखिए आज जिस तरह से देश का माहौल जो पनप रहा, विदेशों में जो हमारी भद पीटी जा रही है, और जिस तरह से किसान, मजदूर, बेरोजगार आज त्रस्त है इस सरकार से, तो इनके पास में एक नशा छा जाता है। इनका कैलकुलेटर घूमने लगता है कि अब जो ध्यान भटकाने के लिए कौन सा ऐसा नामांकन किया जाए और लोगों का ध्यान को भटका दिया जाए। अब ये जो योजना जो लाए हैं इन्होंने, इस योजना में आप बताइए कि गरीब राज्यों का हाल क्या होगा जिनके ऊपर में आपने 40% का बोझ डाल दिया। आप तो पिछला बकाया आपने दिया नहीं। अगर नामांकन आपने कर दिया तो क्या किसानों का पर डे का जो मजदूरी है क्या 400 रुपया आप कर दोगे? क्या मजदूरों का जो बकाया है वो कल से मिलना शुरू हो जाएगा?
क्या फिर जो राज्यों का जो बकाया 10,000 करोड़ है वो मिलना शुरू हो गया है क्या? नामांकन सिर्फ कर देने से अगर इन सब का उद्धार हो जाता तो नामांकन का हम भी स्वागत करते। लेकिन जिनका नाम लेकर के आप रहे हैं, राम जी सबके पूजनीय हैं, उन पूज्य को राम राज आप स्थापित करने चाह रहे हो, और इस देश में मनरेगा ऐसा सबसे कम मजदूरी पाने वाले, आज 10 साल हो गया, 10 साल 20 साल के बाद में आज मजदूरी क्या होना चाहिए? 2025-26 का आप देखेंगे एलोकेशन जीडीपी में तो सबसे निम्नतम स्तर मनरेगा का रहा है। जो इन्होंने जो बजट पेश किया है, ऊँट के मुंह में जीरा कह लीजिए वो हाल है। 86,000 से 60,000 करोड़ रुपया इन्होंने कर दिया, और उसके बाद कहेंगे कि नहीं हम इसको रिकंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तो हाल ये हो गया, पहले क्या था, डिमांड फॉर जॉब हुआ करता था, अब उनको डिमांड पे नहीं बजट के अनुसार उनको काम दिया जाएगा। जितना बजट है उतना ही आपको काम मिलेगा। 125 दिन तो कह दिया, लेकिन आपको जो पिछला बकाया तो आपने दिया ही नहीं। अब जो नया जो आप दोगे उसमें एक झारखंड के लिए मिसाल के तौर पे आपने कुछ रकम अलॉटेड कर दिया। जैसे नल जल योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका झारखंड के लिए 13,000 करोड़ का बजट था। 13,000 करोड़ में आधा पैसा जो देना था वो हमारे राज्य सरकार को देना था। राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में केंद्र के पास गया कि आप अपना पैसा दे दो, तो इन्होंने स्कीम ही बंद कर दिया कि आप अपने तरीके से इसको चला लो। अब तो यही हाल होगा इस मनरेगा का, बीबी जी राम जी का, कि आस्ते आस्ते राज नहीं सकेंगे करने के लिए तो बोलेगा योजना ही बंद कर दो। तो ये योजना बंद करने का, जब देश किसी विकट स्थिति में पहुंच जाती है तो इनका एक कैलकुलेटर घूमता है कि किस तरह कौन सा चीज का नाम बदला जाए, लोगों का ध्यान को भटकाया जाए, उस तरफ ये लोग जा रहे हैं। करना कुछ नहीं है। जिस तरह से मनरेगा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं बड़ी गाजे बाजे के साथ इसको बंद करूंगा, विदा करूंगा, उसी रास्ते पे ये चल रहे हैं। और ये गाजे बाजे के साथ में बंद करने का पहला स्टेप ये नामांकन था। चलिए फिर से मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, जो कंसर्न उठ कर आया है विपक्ष का कि सरकारों पर, राज्य सरकारों पर 40% अब बोझ हो जाएगा, और बंगाल इसका बेस्ट एग्जांपल है। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, आप लोग केंद्र सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके कहा कि भाई पैसे दे दो मनरेगा के, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिलाए। रोजगार की गारंटी खत्म हो रही है। चलिए, बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान था वो अब नहीं मिलेगा। 60 दिन आप लोगों ने फसल के समय का ये कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि 100 दिन की जब गारंटी थी तो 40-50 दिन काम मिलता था, 125 दिन आप लोगों ने बढ़ा दिया। जब 100 में 40-50 मिल रहा, 50% मिल रहा, तो 125 में वही सूरत हाल रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसी तरह टेक्निकली बात कीजिएगा, नारोग इसको क्या भाषण का मंच मत बनाइएगा बस। जो यूपीए की 2004 से 14 की सरकार थी, उसमें कितने औसत दिन मिले थे रोजगार? मनरेगा इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। क्या मतलब होता है डिमांड ड्रिवन स्कीम का? जो मांगा जाएगा उतने दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? घर से निकाल के किसको जबरदस्ती 100 दिन काम थोड़ी करवाइएगा। दूसरा, मनरेगा क्या है? वो ऑगमेंट करता है रूरल इकोनॉमी को। मतलब क्या है कि रूरल इकोनॉमी में जो जॉब्स ऑलरेडी क्रिएटेड, उसको हटाने के लिए नहीं मनरेगा है। उसके माध्यम से अगर बीच में किसी को रोजगार ना मिल पाए, कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, तो उसको उस समय के लिए, उस अवधि के लिए उन लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए मनरेगा है। और इसलिए जो 100 दिन का कहा जाता है, तो वो कहा गया कि 100 दिन तक दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको 100 दिन ही करना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए इतनी बेसिक टेक्निकलिटी। दूसरा, उसको 125 बढ़ाया गया, तो अब कोई 125 दिन तक मांग सकता है। देखिए, आइडियल स्टेट क्या हुआ साहब, जब समझिए इस चीज को, आइडियल स्टेट तब होगा जब मनरेगा में किसी को काम मांगने की जरूरत ना पड़े। वो कब होगा? जब होगा जब रूरल इकोनॉमी अपने आप इतनी स्ट्रांग होगी। मनरेगा रूरल इकोनॉमी में क्यों फोकस्ड है, अर्बन में क्यों नहीं फोकस्ड है? क्योंकि अर्बन में ऑलरेडी काम होता है लोगों के पास। तो ये समझने की चीज है सबसे पहले। दूसरा, जब आप फसल की बात करते हैं, मैंने आपको कोट किया, शरद पवार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2011 में लेटर लिखा है कि उस 60 दिन ही उन्होंने कहा कि पूरे फसल के दौरान इसको बंद किया जाए। और हम और आप सब लोग जो भी गांव में जाते हैं, हमें पता है कि यह प्रॉब्लम होती है कि जो कटनी का समय होता है उसके सबसे ज्यादा उस समय मजदूरों की प्रॉब्लम होती है। तो उसको कम नहीं किया जा रहा, कहा जा रहा है 60 दिन का पॉज विंडो है। उस पॉज विंडो के अलावा आपको 125 दिन तक का काम दिया जाएगा। तो इसमें कहां से लॉजिक गलत है?
दूसरा आते हैं कि आपके वो राज्य सरकारों पे बोझ पर, राज्य सरकारों पे बोझ कब पड़ता है? अब बाकी कोई भी स्कीम उठा के लिए देख लीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का बेसिक प्रेमाइस ही है कि 60-40 का रेशियो होता है। चाहे आप आयुष्मान उठा लीजिए, आप नल जल उठा लीजिए, पीएम आवास उठा लीजिए, जितने स्कीम्स आप उठा लीजिए, तो 60-40 का ही इसमें भी प्रावधान किया गया है। अब दूसरी बात, उससे बोझ कम नहीं, उससे बोझ नहीं बढ़ेगा। जो राज्य ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं उनको ज्यादा स्कोप मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल बजट बढ़ रहा है। आपने 2014 में टोटल 33,000 करोड़ अलोकेट किया, अभी 2024 में अलोकेट हो रहा है 86,000 करोड़। तो उसी राज्य को ज्यादा शेयर मिलने वाला है, करीब करीब 2.5 से 3 गुना। और अगर आप साथ साथ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे उसी मनरेगा में। जैसे आयुष्मान योजना में, उसमें भी 60-40 है। आप देख लीजिए कितने सारे राज्यों ने इसी देश में कितना अच्छा किया आयुष्मान योजना में। और आप झारखंड को देख लीजिए, इस राज्य ने यहां के हॉस्पिटल्स को बंद करवा दिया आयुष्मान कार्ड लेना। यहां के मरीज भटकते रह गए, किसी का आयुष्मान कार्ड लेता नहीं हॉस्पिटल यहां पे। यह भी एक एग्जाम्पल है। जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं उसने भी सेम किया आयुष्मान के साथ, आयुष्मान को उसने बंद कर दिया, कहा हम करेंगे ही नहीं आयुष्मान। तो आप जब केंद्र से लड़ने लगे जबरदस्ती का, क्योंकि आपको दिखा, नल जल की बात कर रहे थे हमारे भाई बड़े, नल जल में झारखंड देश के 28 राज्यों में 28वें पायदान पर है, 28वें पायदान पर। इनफैक्ट 1 जनवरी 2024 को स्कीम बंद हो जानी थी, क्योंकि पूरे देश में खत्म हो जाना था, एग्जॉस्ट हो जाने थे सारे हाउस होल्ड्स। हमारे बिहार में बगल एग्जॉस्ट हो गया, 99% घरों में नल से जल पहुंच गया। और झारखंड उसके तब तक इनफैक्ट 50% कंप्लीट कर पाया, तो स्कीम को एक्सटेंड किया गया 1 साल, कि 1 साल और में कर लो। और इस राज्य की हालत देखिए कि उसके बाद भी नहीं कर पाए। तो इस प्रकार की राज्य सरकारें जब हर चीज का ठीकरा केंद्र पे फोड़ने लगे, पीएम आवास में देख लीजिए ना, पीएम आवास में सबसे बुरी हालत में झारखंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि बालू ही नहीं है। तो हर चीज पे केंद्र पर ठीकरा नहीं फोड़ते, अपनी एफिशिएंसी दिखाइए। आपके पास ऑप्शन है कि केंद्र आपको 60% को अमाउंट दे सकता है, आप 40% मैच कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा आप केंद्र से विड्रॉ कर सकते हैं। केंद्र आपको एक्सटेंडेड पैसा देने को तैयार है, 2.5 से 3 गुना देने को तैयार है। आप कीजिए ना काम। अरे इसी राज्य के लिए नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हेमंत सोरेन जी को कहा था ना कि आप जितना पैसा मांगोगे नेशनल हाईवे के लिए, रोड्स के लिए, हम आपको देंगे, सिर्फ आप जमीन अधिग्रहण करके दिखाओ। इस बात को 5-6 साल हो गए, 5 साल हो गए करीब करीब। शायद जी एक मुझे बता दीजिए प्रोजेक्ट जहां पे जमीन अधिग्रहण करके उन्हीं नितिन गडकरी जी को जाके लेटर दे दिया गया कि लीजिए हमने जमीन अधिग्रहण कर लिया, यहां पे बना दीजिए आप नेशनल हाईवे। एक बता दीजिए। तो बस बैठे बैठे घर में कुछ नहीं करना है, केंद्र सरकार जो करे, अरे केंद्र सरकार बहुत खराब कर रही है। नाम बदलने की बात करते हैं, नाम बदलने का तो देख ही लिया हम लोगों ने क्या किया है, क्या क्या किसका किसका नाम बदला है। यहां पे मजाक बना दिया आप लोगों ने नाम बदलने का। तो अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं छोड़ा, मदर टेरेसा रिप्लेस कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। तो आप लोग नाम बदलने की बात करते हैं। सिर्फ एक परिवार के बस 3 लोगों पे अगर सारे स्कीम्स का नाम हो तो बहुत खुश हो रहते हैं। उन तीनों के अलावा किसी के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए। बाकी सारे लोग ऑर्डिनरी लोग हैं ना, ये लोग राजशाही लोग हैं। चलिए क्षितिज, बहुत गंभीरता से मृत्युंजय जी की बातों को सुन रहे थे, आप ही से जवाब लेंगे। तो मनरेगा योजना का नाम बदला गया और उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष को लेकर। विपक्ष का कहना है कि इनके प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है जो नाइंसाफी होगी मजदूरों के साथ, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रावधानों को और मजबूत किया गया है। और ब्रेक में जाने से पहले मृत्युंजय जी ने उसकी पूरी बारीकियां बताई थी और क्षितिज से हमने जवाब के बात कही थी। क्षितिज, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि प्रावधानों को तो और स्ट्रांग किया गया है, आप लोग जस्ट विपक्ष में है, विरोध करना है तो विरोध कर रहे हैं। तो ये भी बता देते कि उसमें कानूनी गारंटी है कि नहीं है, ये भी बता देते। हमने सवाल तो ये भी पूछा ना, वो अलग बात है, इनको भाषण लग गया। क्यों? क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है तो राम की आड़ में तो हम इनको छुपने नहीं दिए, तो राम के आड़ पे तो ये हमारे बात को नहीं ले जाना चाहिए, ले जाने सके, तो इन्होंने दूसरा मतलब ढूंढा, भाषण देते हैं। अगर मजदूरों का बात आपको भाषण लगे तो बहुत अच्छी बात है, हम भाषण देना हमको आदत है और हम देते रहेंगे ऐसे ही मजदूरों के लिए भाषण। लेकिन आपसे मैं सवाल पूछा किस पर विस्तृत चर्चा से आप क्यों डर रहे थे? आप 12 दिन का कार्यकाल था, आपने पहले क्यों नहीं लाया इसे? आप कितने गरीब, कितने मजदूरों से आपने इस पर चर्चा किया था? किनसे आपने पूछा था? याद होगा, मैंने इसलिए कि 3 काले कानून को कोट किया। क्यों? क्योंकि इस देश ने देखा है कि किस प्रकार उस वक्त भी उस काले कानून को, मुझे लगता है ये लोग तमाम प्रवक्ता सच बता रहे होंगे और आज भी 15 लाइन उसमें सच बढ़िया बता देंगे, क्योंकि इनको काम है वही करना और अच्छा है, अच्छा लगा, करना भी चाहिए। लेकिन 700 किसानों की शहादत के बाद उसको वापस लिया गया ना, तो उस 700 किसानों की शहादत के जिम्मेदार कौन है? तालिबानी कहा गया था उनको, कटीले तार पर उनको चलाया गया था,
उनको रोकने के लिए आंसू गैस जैसे वाटर कैनन से मारा गया था, क्या नहीं किया गया था सरकार की तरफ से? आप राजशाही क्यों कर रहे, थोप क्यों रहे हैं? आपने विस्तृत चर्चा किया था क्या? 2005 में जब इसको लागू किया गया था नरेगा को, तो 1 साल का समय लगा था। तमाम जगहों पर चर्चा हुई थी, सदन में भी लंबी चर्चा हुई थी, संसदीय टीम को भेजा गया था, उन्होंने भी चर्चा किया था। इस पर किनको किनको पूछा गया? रात को मोदी जी का मन किया कि चलो 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 अब बदल दिया जाए, कुछ अलग किया जाए, लोगों पे एगो थोपा जाए कुछ, तो मन बदल दिए। इस पर विस्तृत चर्चा क्यों नहीं हुई? और 12 दिनों का कार्य दिवस में शीतकालीन सत्र का, या उससे शायद ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, आपने लास्ट दिनों पर महज 14 घंटों में इस कानून को क्यों पारित किया, इस योजना को क्यों पारित किया? और उनसे कानूनी गारंटी क्यों छीनी गई मजदूरों से? सारिक जी, अभी हम आपको कहेंगे कि हम आपको घर छोड़ने चलेंगे बख्तरबंद गाड़ी में, आपको जरूरत होगा तब बंद करके ले चलेंगे ना भाई हम, कि जबरदस्ती बैठा के लेके चलेंगे आपको? क्या मजदूरों ने इनसे कहा था क्या उनसे पूछा गया था क्या? अभी तक मजदूरों को नहीं पता होगा इसके बारे में, उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी। और क्या किसानों ने, क्या उन्होंने ये भी क्या कहा, ये हमारे कुछ नेता को कोट कर रहे हैं? भाई तकनीक आया हुआ है नया, अब वो कटाई में, आपको पता होनी चाहिए, कटाई में मशीनों का यूज किया जा रहा है। उसको जब धान को निकालने के लिए पहले पीटा जाता था, अब मशीनों से उसको निकाला जा रहा, लोगों की कम आवश्यकताएं पड़ रही है। खेती में मजदूरी घटेगी उस 60 दिनों तक, जब मजदूर ज्यादा हो जाएंगे और लोग की कम आवश्यकता पड़ेगी तो उस वक्त घटेगी, कई लोग बेरोजगार रहेंगे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आपसे उन मजदूरों ने कहा था क्या? कितना मजदूर लेटर लिख दिया था कि खेती के समय में हमको 60 दिनों का रोका जाए इसको, स्कीम को? एक चीज मृत्युंजय जी थोड़ा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि अख्तर अली साहब के पास जाना। ये जो बोल रहे हैं ये मुझे जस्टिफाइड लग रहा है, जिस लेटर का आप हवाला दे रहे हैं वो उस समय, उस परिप्रेक्ष्य में, उस समय जब जो टेक्नोलॉजी थी उस आधार पर देखकर बोला गया। लेकिन 60 दिन का जो गैप होगा वो आपको नहीं लग रहा है कि मजदूरों पर भार हो जाएगा अगर रोजगार उन्हें नहीं मिलेगा तो? सबसे पहले एक फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट है, उसको करेक्ट कर दूं। पहले गारंटी टू वर्क थी 100 दिनों की, वही अब गारंटी टू वर्क हो गई 125 दिनों की, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसको फैक्ट चेक कर लें, सही कर लें। दूसरा, मैं आता हूं फिर से उन 60 दिनों वाली बात पे। देखिए, भाषणबाजी देना या डिबेट में आके कुछ भी बोल देना, किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को आप बुला लीजिए, अगर आप खुद खेती में इन्वॉल्व होंगे तो आप बात कर लीजिए, एक फोन लगा लीजिए अपने गांव में। और मजदूरों की प्रॉब्लम बुआई के समय, कटाई के समय है एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम इसीलिए एग्जिस्ट करती है। और फिर से आप पूरे स्कीम का प्रेमाइस समझिए, पूरे स्कीम का प्रेमाइस ये नहीं है कि रूरल इकोनॉमी को रिप्लेस करके मनरेगा सिर्फ काम कराएगी। पूरे स्कीम का प्रेमाइस ये था कि जब मजदूरों को काम नहीं मिलता है, जिन सीजन्स में, जिन जगहों पे जब वो खाली बैठते हैं, उस समय उनको काम मिल जाए। मनरेगा बेसिक प्रेमाइस ये है। तो बुआई और कटाई के सीजन में ऑलरेडी उनको काम मिलता है खेतों में, और इसलिए कहा जा रहा है कि उन 60 दिनों में वो बुआई और कटाई की चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए मनरेगा के प्रोजेक्ट्स को उस समय यूज ना किया जाए। लेकिन बाकी जो बचे दिन है, उन दिनों में जो टोटल डेज है उसमें भी कमी नहीं आने दी जा रही है। कहा जा रहा है कि उस 100 को 125 कर दो आप। तो फाइनली कौन लूज कर रहा है, कैसे लूज कर रहा है, कोई ये बता दीजिए। और दूसरा, आप ही ने डेटा कोट किया, मैं उसी को वापस से कह रहा हूं कि ये 100-125 दिनों तक जाता ही नहीं है शारिफ जी। ये इंपॉर्टेंट है समझना। जो हमारी रूरल इकोनॉमी और जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इनफैक्ट आप वहां देखिएगा, जो डिमांड फॉर वर्क है वो 20-20 दिन से भी कम है, क्योंकि वहां पे रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो आप 125 दिन तक जाएंगे ही नहीं। तो आप जो कह रहे हैं उस समय बेरोजगार रह जाएंगे, नहीं, यहां लोग 40 दिन 45 दिन का भी काम नहीं कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्यों होगा? जैसी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांगर होती जाएगी तो मनरेगा में जो काम मांगने वाले लोग हैं उनकी नंबर्स कम आते जाएंगे, और वो आइडियल स्टेट है। और इसीलिए कह रहा हूं, अभी नॉर्मल 45 दिन एवरेज है, तो जो व्यक्ति नॉर्मली एवरेज साल में 45 दिन काम मांग रहा है वो कैसे बेरोजगार हो गया? उससे ज्यादा 125 तो अवेलेबल है उसके पास डिमांड करने के लिए। चलिए अख्तर साहब, देखिए जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि 100 दिन तक का था, अब 125 दिन तक का है। उसमें जो आंकड़े, और दीपिका पांडे सिंह ने इस आंकड़े को कोट किया बहुत सारी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कि 40-50 दिन का होता था। तो ये जो बोल रहे हैं, और मैं भी चाहता हूं कि ऐसा हो कि वो 40-50 दिन से और भी कम हो, कि सशक्त हो जाए गांव, मजदूर, और रोजगार उन्हें मिलने लगे।
देखिए, मैंने पहले ही बोला, इन लोगों को नामांकन का एक नशा है और इस विफलता को छिपाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जो सरकारी विफलताएं हैं, जो मनरेगा का जो हाल है, मैंने पहले ही बोला कि जो बजट है पिछले दशक का, जो 24-25 का आप जो एलोकेशन देखेंगे जीडीपी का, निम्नतम स्तर पर है। यूँ कह लीजिए आप ऊँट के मुंह पे जीरा। और इन्होंने जैसे अभी कहा था कि जैसे मनरेगा में क्या था कि आपको अगर काम नहीं मिलता है तो उसका भुगतान करना है, उतना दिनों का भत्ता उसको देना है। अब 60 दिनों तक आप देखेंगे कि कितने मजदूर, जो मजदूर कैसे लोग मजदूर हैं जिनके पास खेती नहीं है, अपना कुछ काम नहीं है, ऐसे लोग मजदूरी पे जाते हैं। तो ऐसे लोग करेंगे क्या उस वक्त जब 60 दिन उनको कोई काम नहीं मिलेगा, भत्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो कानून बना दिया आपने कि इन 60 दिनों का भत्ता भी नहीं मिल सकता उसको। तो आप तो एक तरह से देखिए कि गाजे बाजे से विदाई का समारोह ये लोग तैयार कर लिए हैं, राज्यों पे थोप दिया है। अब इन्होंने नल जल योजना के बारे में जो बताया, तो 1 पैसा भी झारखंड ऐसा स्टेट को 1 रुपया फूटी कौड़ी रुपया केंद्र के तरफ से नहीं मिला। यही नहीं, आप मनरेगा का तो हाल देख ही रहे हैं कि कितना हमारा बकाया है। केंद्र सरकार इंटरटेन नहीं करती है, मिलने के लिए टाइम मांगा जाता है, टाइम नहीं दिया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं ना 5 किलो अनाज के लिए, कि हर घर में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसका जो पीडीएस वालों का जो कमीशन होता है, ट्रैवलिंग का जो पैसा होता है, वो 228 करोड़ रुपया ये लोग बकाया केंद्र सरकार अब तक नहीं दे सका है और राज्य के ऊपर में थोप दिया है। इस स्कॉलरशिप का देखिए 2022-23 से तो ये लोग देना ही बंद कर दिया ओबीसी का, केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है और ठिकरे राज्य सरकारों पे है। यही हाल आने वाले समय में मनरेगा का भी होगा। उसी तरह से आप स्वास्थ्य पे भी देख लीजिए। आप जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास का बोल रहे थे, तो 8.5 लाख लोगों का हमने नाम भेजा था झारखंड सरकार ने। जब चुनाव का समय आया तो मोदी जी बड़ी लंबी लंबी बातें करके यहाँ पर 125 लाख लोगों को मैं आवास दूंगा झारखंड में। अरे आपको 8.5 लाख लोगों का लिस्ट थमाया गया है और आप बात कर रहे हैं कि हम 1,25,000 लोगों को मात्र हम आवास देंगे। तब तंग आकर के राज्य सरकार कि जब आप नहीं दे रहे हो तो हम अपने लोगों को अपने स्तर पे अबुआ आवास लेकर के आए। अब जो दिव्यांग लोगों का जो पैसा होता है, वृद्धा पेंशन होता है, ये पिछले 2 साल से केंद्र सरकार नहीं दे रही है, उनका पैसा रोका हुआ है साहब। तो आप समझिए कि आने वाला समय में मनरेगा का क्या हाल होगा जब 40% राज्यों पे थोपा जाएगा। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अपने विफलताओं को छुपाने के लिए इनको नामांकन का एक नशा चढ़ा हुआ है। ये डिक्शनरी पलटने लगते हैं कि अभी देश इन चीज़ों को खोज रहा है। मनरेगा मजदूर अपना बकाया मांग रहे हैं, राज्य सरकारें अपना पैसा मांग रहे हैं, तो जल्दी से इसका नाम बदल दो, लोग उधर भटक जाएं। और मजदूरों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। 7 करोड़ लोग आज इनसे नाम कट गया है मनरेगा से। उनका आधार और जो डिजिटल आपने जो अटेंडेंस करवा दिया है ना, कितने सुदूर इलाकों में आज 4G का कनेक्शन पहुंच गया है। उनका हाथ घिस चुका है सारिक जी, वो अटेंडेंस नहीं करा सकते, उनका हाथ का लकीरें मिट गई है मजदूरों का, मजदूरी करते करते। आज तो हालत देश में ये है कि कृषि का जो आज अगर राम जी के नाम पे किया, मैं चाहूँगा कि जो बकाया है राज्यों का उनको दे दे, और मजदूरों का जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400 रुपया कर देते तो इस नाम का बड़ी हम भी तारीफ किए होते। क्या मजदूरों को उनका बकाया मिल जाएगा? आज पैसा राज्यों को दे दे तो खटाखट उनके बैंक में अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा तो ये दे नहीं रहे, उन लोगों का पैसा रोक के रखे हुए, मजदूरों का, मजलूमों का पैसा जो रुका हुआ है, किस तरह दर दर भटक रहे हैं काम करने के बाद, अपने हथेलियों को घिस दिए हैं और हथेली में आज अटेंडेंस करके आओ कह रहे हैं। 7 करोड़ लोगों का अरबों रुपया रोक करके इन्होंने रखा हुआ है। झारखंड, ये तो अपने राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ बिहार में भी रुका हुआ है। झारखंड बंगाल की तो बात छोड़ दीजिए। नामांकन के बाद ये 10,000 करोड़ रुपया दे देते हैं अभी ना, जो बकाया है हमारा। चलिए, कुछ हो रहा है भला? नामांकन के बाद में किसान मजदूरों का अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता तो इसकी हम गवाही करते।
मजदूरों को उससे कुछ लेना देना नहीं कि आपने क्या दिया, क्या नाम रखा, नहीं रखा। उनको मजदूरी चाहिए, सुबह में काम करते हैं, शाम के वक्त में उनको मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये गारंटी होता तो आज हम भी स्वागत करते। चलिए, लेकिन करना कुछ नहीं है इनको। मृत्युंजय जी, जो विपक्ष का जो कंसर्न है, बात घूम फिर के वही 60 दिन पर आ जा रही है, और ये जो आरोप लग रहा है कि 60 दिन अगर मजदूरी नहीं होगी तो पलायन की तरफ इशारा है कि पलायन होगा। एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर जो 40% का जो लोड पड़ेगा उसको लेकर भी कंसर्न, इसलिए इतना विरोध है कि भाई जब हमारे हिस्से 40% आए, केंद्र का 60%, हमारे पैसे अगर रोक दिया जाएगा तो फिर किस रूप से इस योजना को चलाया जाएगा। ये दो कंसर्न मेजरली हमको अभी तक डिबेट में समझ में आ रहा है। नहीं, दो चीज़ है। एक तो शर्म जी देखिए, कभी भी जो 40% का है तो वो राज्य सरकार के ऊपर है। जैसे बंगाल ने कहा कि हम आयुष्मान योजना में भागीदारी ही नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं, आप केंद्र से 1 भी रुपया मत लीजिए, आपके ऊपर 1 भी रुपया भार नहीं आ रहा है, आप करिए फिर आप अपने पैसे से जो आपको करना है। आपने ही कहा कि पीएम आवास हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने अबू आवास अपना कर दिया। कितने अबू आवास के घर बने हैं झारखंड में? थोड़ा डेटा निकाल के पढ़िएगा। 2.5 लाख अब तक दे चुका हूं। चेक करवा लीजिए। एकदम 1000 घर भी हैंड ओवर नहीं हुए। 2.5 लाख लोगों को 2024-25 का बड़बोलापन में कुछ भी बोल दे, कुछ नहीं, हकीकत है। शर्म जी, 1000 घर हैंड ओवर नहीं हुए, 30 लाख लोगों को देंगे वो तो आप अनंत काल से 2.5 लाख को 10 लाख नौकरी भी दे रहे हैं। 2.5 लाख सुन लीजिए, अब सुनने की शक्ति रखा कीजिए। बीच में मैंने नहीं बोला आपको, बोला नहीं तो सुनने की शक्ति रखिए। सुनने की शक्ति आपसे नहीं कितना दिया, आपसे बेहतर जानकारी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा कि कितना को दिया तो बता दिया कि 2.5 लाख। 1000 लोगों को भी जिस राज्य में अबू आवास नहीं दिया गया, कैसा स्कीम है सोच लीजिए आप। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर राज्य सरकार, अगर उनको पेमेंट मिल जाता, मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल रहा, कहां का डेटा है? आप चेक कीजिए, अब बैकएंड टीम से चेक कराइए ना, मनरेगा की जो पेमेंट। अरे सुन लीजिए ना यार, बीच में बोलने की आदत है, लॉजिक नहीं है तो यही होता है कि बीच में बस बोलते रहिएगा। सुन लीजिए थोड़ा, मनरेगा के पेमेंट डिलेज चेक कीजिए। पेमेंट डिलेज मनरेगा के सबसे मिनिमम लेवल पे है, आज 10% से कम है, जो डबल डिजिट्स में हुआ करता था यूपीए सरकार में। तो कैसे हो गया फिर मजदूरों का पेंडिंग पैसा? तीसरा, ये कह रहे हैं कि उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा, देना चाहिए, दीजिए। अब इतनी बेसिक जानकारी तो होगी नहीं। ये जो केंद्र ने लाया है बिल, इसके हिसाब से राज्य सरकारें अपनी स्कीम बनाएंगी, और उस स्कीम में, और सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता पहले मनरेगा में भी राज्य सरकार देती थी, और अभी भी अगर राज्य सरकार चाहे तो आप एक दिन का 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। आप वो स्कीम बनाइएगा, राज्य सरकार डालिए, डलवाइए तो थोड़ा अपने राज्य सरकार में। अब हिम्मत नहीं होगी बोलने की, क्योंकि अब चुप रहिए, सुन लीजिए। तो राज्य सरकार ही बेरोजगारी भत्ता डिटरमाइन करेगी, और कितना बेरोजगारी भत्ता देना है वो देगी। आप स्कीम बनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रत्येक दिन का 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए। उसका लॉजिक कहां गया? नहीं, मित्र जी, आप जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देती थी, नहीं केंद्र सरकार के अधीन ये प्रोग्राम था, तो केंद्र लीजिए शरीफ जी, बाकी टीम से चेक करा लीजिए ना पहले। नहीं, अब मुझे आप समझा दीजिए कि जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसका राज्य सरकार क्यों देगी? एग्जैक्टली क्योंकि पहले भी 75-25 का रेशियो था, और उसमें कुछ विशेष, क्योंकि राज्य सरकार उसके हिसाब से अपना स्कीम बनाती है, और राज्य सरकार जब अपना स्कीम बनाती है तो उसमें वो प्रोविजंस डालती है कि मैं बेरोजगारी भत्ता इसके अगेंस्ट कितना दूंगा। वो राज्य सरकार का प्रोरेगेटिव है। अच्छा, एक मिनट पीसीआर प्लीज वो ग्राफिक्स प्ले करिए, तो फुल स्क्रीन प्ले कीजिए, तो जो योजना का जो आप लोगों ने बनाया बहुत बेहतरीन है वो। हाँ, ये फुल स्क्रीन प्ले कीजिए प्लीज। ये देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये हम जस्टिफाई नहीं हो रहे। देखिए, बिल्कुल देखिए, 75-25 है। हाँ, उसमें बेरोजगारी भत्ता इंक्लूडेड नहीं होता, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। चेक करिए, इतना तो पढ़ के आता हूं मैं। अभी भी इस स्कीम में भी राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो जितना चाहे बेरोजगारी भत्ता उसमें डाल सकती है जब वो अपना स्कीम बनाएगी। तो मैं तो कह रहा हूं, डालिए ना, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? केंद्र सरकार एक मॉडल स्कीम देती है, एक रिप्रेजेंटेटिव स्कीम देती है आपको, और कहती है कि इसके हिसाब से मैं आपको 60%, 40% आपका दूंगा, और प्रत्येक राज्य को दूंगा। सारे राज्यों के लिए बराबर है, कोई भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य के लिए अलग अलग नहीं है शारिक जी। तो उसमें कुछ राज्य जो अच्छे कर पाते हैं, आयुष्मान में क्या दूसरे राज्यों ने अच्छा नहीं किया? हमारे बगल में बिहार ने नल जल योजना में 100% नहीं किया, उन्होंने तो कंप्लेन नहीं किया कि हमारा 40% लग रहा है। जब आपके राज्य में एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, जब आपके राज्य में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो आपका पार्टिसिपेशन क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? नहीं, तो वो बोल रहे अख्तर साहब कि नल जल योजना में केंद्र का फंड ही नहीं आया। पढ़ा कीजिए थोड़ा सा, 5900 करोड़ केंद्र का फंड आया, और उसके बाद इन्होंने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। पढ़ा कीजिए, और उसके बाद केंद्र सरकार मानते रह गई, 3 साल से मांग रही है, इन्होंने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया।
एक बार अख्तर अली साहब कई सवाल उठा दिए मृत्युंजय जी ने, जवाब दे दीजिए। देखिए ये बिल्कुल झूठ बात है। हाल ही में निकाल के आपने चक्कर देखा दे। होगा कि हमारे वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नल जल योजना 13,000 करोड़ रुपया का झारखंड का बजट केंद्र ने बनाया था कि आधा आपको खर्च करना है। हमने 6,000 खर्च करने के बाद में आज तक फूटी कौड़ी केंद्र के तरफ से हमको नहीं मिला। ये तो प्रेस ब्रीफिंग था ये ना, और कई एक रिमाइंडर लेटर भेजा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अब आप अपने ही स्तर से इसको कर लीजिए, हम कुछ आपको देंगे नहीं। ये तो एक बात हुई। अब जैसे इन्होंने कहा कि हजारों घर नहीं बना, ये तो आपको बताना चाहिए था कि 2.5 लाख लोगों को हमने इस लगभग अब घर चाबी देने वाले हैं, और लाखों लोगों को हमने चाबी दे भी दिया है। मुख्यमंत्री जी जो स्थापना दिवस के समय में लाखों लोगों को चाबी दिया घर के लिए। और रही इन्होंने जो अभी बता रहे थे कि जो केंद्र के तरफ से जो भी यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि अभी हमने स्कॉलरशिप के बारे में बोला था, उसमें कोई यूटिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पैसा क्यों रोक करके रखे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहले जो केंद्र को भेजा जाता है लिस्ट कि हमें इतनी आवासों की ज़रूरत है, स्क्रूटनी हो करके केंद्र के तरफ से पहला किस्त उनको भेजा जाता है, उसके बाद राज्य सरकार देता है। कोई इंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं ये। या स्वास्थ्य पे आप देख लीजिए, पिछला जो स्वास्थ्य पे कोरोना ऐसा महामारी में झारखंड को कितना अपेक्षित रखा गया था कि मात्र 2 बार पैसा भेजा गया था। एक बार 22 करोड़ रुपया, दूसरा बार भेजा था 28 करोड़ रुपया। चलिए एक बार मात्र इतने ही पैसा देकर के हमने कितना बेहतर सुचारू रूप से कोरोना का जंग लड़ी थी। 600 बेड को हमने 3600 बेड आज रिम्स का कर अच्छा दिया। अख्तर साहब समय की थोड़ी कमी है। मृत्युंजय जी बहुत संक्षेप में, बहुत ये संक्षेप जो में। कोविड वाला हंसी आती है, इसी जनवरी में सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि कोविड में जितने पैसे केंद्र से राज्य सरकार को भेजे गए उसके महज 42% की राज्य सरकार खर्च कर पाई। ये सही, ये सही है। क्षितिज कम शब्दों में। शारिक, इन्होंने बंगाल का पैसा क्यों रुका हुआ इस पर बताया कि कोर्ट के फैसला के बाद भी। मुझे लगता है कि बीजेपी से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से अगर हो सके तो कोर्ट में डालिए और मेरे भाई को लेकर के जाइए और ये बताएंगे आयुष्मान योजना वहां पे नहीं है, इसी वजह से मनरेगा के पैसे जो 2022 में निर्णय आए थे उसके पैसे बीजेपी ने बंगाल को नहीं दिया। बाकी योजनाओं का रिपोर्ट नहीं दिया गया, उसका योजना वो अलग बात है कि बिहार में सीएजी की रिपोर्ट के बावजूद उनको पैसा दिया जा रहा है। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देने के बाद भी पैसा रोका नहीं जा रहा है। वो अलग बात है कि इनके शासित राज्यों में उनको रोकने की कहीं कोई, क्या बिहार में नहीं रोक, किन किन विभागों का सीएजी का रिपोर्ट में नहीं दिया? 71,000 करोड़ समय की कमी है। चलिए क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, मृत्युंजय जी बेहद शुक्रिया आपका, अख्तर अली साहब बेहद शुक्रिया आपका, सागर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया।